हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेक्टर एंड दिस इज मनीषा शर्मा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्लास 10th के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और 3 क्वेश्चन बचे हैं, 14, 15 एंड 16। तो आज हम उन तीनों क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इससे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो उससे रिलेटेड हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। वैसे तो आपको फिगर गिवन है, बट अगर फिगर भी ना गिवन हो तो भी हम इसे आराम से बना सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल कितनी है? 1.2 मीटर मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब वो क्या करी, उसने एक बैलून छोड़ा है जो कि कित पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर। ठीक है, वो बैलून की जो हाइट है वो 88.2 मीटर ग्राउंड से है। क्लियर है? कहां से? 88.2 मीटर उसकी हाइट ग्राउंड से है। क्लियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर हम बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो कितना है? वो 60 डिग्री है। क्लियर? यहाँ पे हम पहले इसकी बात करें बिकॉज इसका भी इतनी ही होगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ हो गया? रिड्यूस होके 30 डिग्री हो गया। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब कि उस बैलून ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, हमें वो बताना है इस पूरे इंटरवल। मीन्स टू से हमें यहां से इतनी डिस्टेंस इसकी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? हमें सिर्फ इतनी। तो अगर हम इसे मेंशन करें तो ये मेरे पास बैलून, मानो ए बैलून है और वो ट्रांसफर हो गया है बी हाइट तक। ठीक है, वो डिस्प्लेस हो गया है बी तक, और हम इसे मान सकते हैं सी डी, बस एक इस पॉइंट को मान लेते हैं ई। क्लियर है? ठीक है, हो गई सारी लेबलिंग। तो अब हम इसमें क्या करेंगे हमें इसमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर हम इन ट्राइंगल ए सी ई में जाएं तो हम पहले चलते हैं इन ट्राइंगल ए सी ई। तो क्या होगा? हमारे पास परपेंडिकुलर है। एक चीज और, हमें सिर्फ ट्राइंगल हम ए सी ई की बात कर रहे हैं, हम नीचे से बात नहीं कर रहे हैं ग्राउंड से। ठीक है, आप चाहें तो आप नीचे से ग्राउंड भी ले सकते हैं, बट अगर मैं यहां से इसकी डिस्टेंस इतनी यहां तक ही लेती हूँ, सिर्फ ओनली दिस पॉइंट, तो टोटल कितनी है? 88.2। क्लियर है? 1.2 मीटर की क्या है? गर्ल है, तो कितनी हो जाएगी? 87 हो जाएगी। क्लियर? कितनी हो जाएगी? 87। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई इसकी वैल्यू? 87 मीटर। इतनी यहां से यहां तक ये हो गई। ठीक है, तो हम आगे चलें तो ACE में क्या देखेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास 10, अब 10 का एंगल कौन सा है इसका? क्या था? पहले 60 डिग्री थी, उसके बाद 30 हुई है ना रिड्यूस होके, तो पहले हो जाएगी यहाँ पर ये 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वेयर परपेंडिकुलर इज AE एंड बेस इज CE। क्लियर है इतना? अब 10 60 कितना होता है? √3। AE की वैल्यू कितनी है? 87, और CE की वैल्यू कितनी है? CE, आप इसे चाहें तो अगर हम इसे यहाँ से x से हटा दें, हमें मानो ये वैल्यू यहाँ से ED की वैल्यू निकालनी है, या हम कहें कि AB फाइंड आउट करना है या फिर ED फाइंड आउट करना है, तो अगर हम इस वाले डिस्टेंस को x मान लेते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज, कुछ भी हम इसे x मानो, इसे x1 x2, या चलो इनके डिनोशन से ही हम डिनोट कर लें, वो भी सही रहेगा। ठीक है, ये हमने वैल्यू इसकी CE एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया? CE लिख दिया। अब नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स वी गेट CE इज इक्वल्स टू 87 ओवर √3। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अगर आप यहीं पे से रेशनलाइज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये हो जाएगा 87 √3 अपॉन 3, और क्योंकि ये 3 से कैंसिल भी हो जाएगा, 3 2 6, 3 9 27, और मेरे पास CE की वैल्यू आ गई 29 √3।
तो मेरे पास इतनी वैल्यू तो आ गई। अब उन्होंने बोला है कि यहाँ से यहाँ पहुंचानी है इसकी डिस्टेंस, ये निकालनी है। क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इस वाले ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में? अब हम देखेंगे इस ट्रायंगल में, बी सी और डी, इस ट्रायंगल में। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, अब नाउ इन ट्रायंगल बी सी एंड डी, क्लियर, बी सी डी, तो क्या होगा, वही tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, बी डी, और बेस कितना है, सी डी। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज बताना कि कहाँ पे आपको कौन सी डिनोशंस में या फिर किसी और चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो। क्लियर है? तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, बी डी की वैल्यू कितनी है बी डी इज इक्वल टू ए ई, बी डी इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू 87 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गई मेरे पास 87 मीटर, और जो मेरे पास वैल्यू आई है सी डी की, अब एक्चुअल में जो है सी डी है, क्या मैं इसे सी ई प्लस ई डी लिख सकती हूँ? ऑफकोर्स सी ई प्लस ई डी, हम इसकी वैल्यू इसके इक्वल रख सकते हैं। तो नाउ ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट सी ई प्लस ई डी इज इक्वल्स टू 87√3। क्लियर? अब सी ई की वैल्यू अभी जस्ट हमने अभी सॉल्व करी, कितनी आई थी ये, 29√3। ठीक है, 29 थी क्या? हाँ 29 थी, क्योंकि मेरे पास 29√3 प्लस ई डी इज इक्वल्स टू 87√3। अब मैं यहाँ से ई डी की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी 87√3 माइनस 29√3, इट बिकम्स √3 बाहर कॉमन, 17 माइनस 9 8 एंड 6 माइनस 2 सॉरी 7 माइनस 2 5। तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू ई डी की। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बैलून है अभी ई डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, जो कि हमें सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो बैलून जो अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ है वो कितना है, 58√3 मीटर हुआ है। क्लियर? अगर हम चाहें तो इसकी वैल्यू को एक्स भी रख सकते थे यहाँ पर, और हम इसे सॉल्व भी कर सकते थे। ठीक है, आगे समझ में? आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, इतना जितना आपको लग रहा था उतना मुश्किल नहीं था, इजी था। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 15, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि पूरे मतलब अगर हम देखें तो टावर के फुट से ही है। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, अब मानो हमने यहाँ पे क्या किया, एक टावर बना लिया। अब उसने बोला है कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, अब मानो इस टावर के टॉप पे मैन है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, वो एक नीचे कार देखता है, ज्यादा ही अजीब नहीं बन गए, एक नीचे कार दिखता है, ऑब्जर्व करता है एंगल 30 डिग्री पर। ठीक है, पहले मैं इसको बना देते हैं हम एंगल 30 डिग्री पर। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि मतलब अब वो यहाँ से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, टावर के फुट की तरफ जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। 6 सेकेंड्स लेटर, क्या हुआ कि 6 सेकेंड के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन था, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, ये हो गया 30 डिग्री, वो ऊपर से देख रहा है ना इसलिए। क्लियर? उसके बाद 6 सेकेंड्स बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया उस कार का, उसने देखा कि वो 60 डिग्री हो गया है। अब ये क्या है, यहां से डिप्रेशन ये इसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री हुआ। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कितना टाइम लेगी कार यहां से यहां तक पहुंचने में, कितना टाइम लेगी फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से, अब यहां तक तो आ गई है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक वो पॉइंट वो पहुंची है 6 सेकेंड्स में, 6 सेकेंड में वो यहां से यहां तक पहुंच गई, कितने सेकेंड में वो यहां से यहां तक पहुंचेगी, हमें वो देखना है। और स्पीड उसकी बिल्कुल यूनिफॉर्म है, कोई डिस्टेंस नहीं गिवन है, कोई हाइट नहीं गिवन है, नथिंग इज गिवन। आपको सिर्फ और सिर्फ इन एंगल्स के थ्रू ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं बताना, क्या बताना है, टाइम टेकन। ठीक है, अब मानो ये ए बी ये हुआ हमारे पास, ये सी यहाँ पर कार थी और चली गई यहाँ पर डी पर, तो एक्चुअल में जो बतानी है ये बतानी है कि
बताना है कि डीबी को कितना टाइम लगा, डीबी को कवर करने में कितना टाइम लगा कार को। क्लियर है? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे किस तरीके से, 1030 पे कुछ भी मान लो, मानो भाई ये h है, ठीक है, और ये अपनी x हो गई, या जो भी कुछ जिसकी भी इसकी वैल्यू निकालनी है, जो भी आपको सॉल्व करना है, इट इज अप टू यू। तो हम इसे सबसे पहले सॉल्व करते हैं किस तरीके से, जो भी गिवन है वो जो हम 10 वगैरह लगाते हैं उसी को लगाओ। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ACB मतलब ABC में गए तो यहाँ पर आया हमारे पास tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू AB अपॉन बेस हो गया मेरे पास पूरा BC। क्लियर है? tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू, अब AB कितना है, H ले लो, और BC कितना है, BC अभी सिर्फ इसकी डिस्टेंस हमने कंप्लीट BC ही रखी है, ठीक है। अभी हम यहाँ से कोई वैल्यू नहीं निकाल पाए हैं तो इसीलिए हम इसे कुछ अभी नहीं भी मानेंगे। तो मेरे पास नॉर्मली H की वैल्यू दिखा देते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट H इज इक्वल्स टू BC ओवर √3, ठीक है। आप चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो। उसके बाद अगर हम ट्राइंगल देखें ADB में, इन ट्राइंगल ADB में देखेंगे तो क्या आ रहा है, 1060 और 1060 बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैल्यू हो गई 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास AB और बेस की है DB, AB अपॉन DB। तो 1060 की वैल्यू कितनी हुई, √3, AB की वैल्यू कितनी हुई H, DB की वैल्यू कितनी है अभी हमें भी नहीं पता, तो हमने इसको DB रख दिया। क्लियर? तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी थी H। तो अगर हम चाहें इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम वैल्यू पुट करें H की, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ H, सॉरी इट इज नॉट कैपिटल H, इट इज स्मॉल h, किसी में भी अगर आप फर्स्ट से सेकंड में रखना चाहते हैं, सेकंड से फर्स्ट में, इट इज ऑल अप टू यू, क्योंकि सिर्फ आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है? अगर आप H की वैल्यू निकालना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें DB निकालनी है, हमें इसकी डिस्टेंस अगर पता चली तो हम इसका टाइम निकाल लेंगे, ऑब्वियसली है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड हमने इससे इसकी वैल्यू उठाई और इसमें रख दी, तो ये हो गया मेरे पास √3 इंटू DB इज इक्वल्स टू H मीन्स BC अपॉन √3। क्लियर? मैंने यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लिखी इसकी वैल्यू। अब एक बात बताओ, इसमें क्या है कि इस BC की वैल्यू को क्या मैं ये लिख सकती हूँ कि BC इज इक्वल्स टू CD प्लस DB, ऑफ कोर्स आई विल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी DB है, तो जब दो वैल्यूज एक साथ होती हैं तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3DB इज इक्वल टू BC। तो अब मैंने यहाँ पर उठाकर इस BC की जगह रख दिया क्या, CD प्लस DB, CD प्लस DB, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी जगह उठाकर इसे रख दिया। एनी प्रॉब्लम? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 3DB माइनस DB इज इक्वल्स टू CD। क्लियर? तो 2DB इज इक्वल्स टू CD, और हम किसकी वैल्यू निकालें, अगर हम यहाँ से CD की वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास यहाँ पर सीधी 2DB इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ ये CD इज इक्वल्स टू 2DB। या हम कह सकते हैं हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है DB की, क्योंकि अगर हमें DB की डिस्टेंस पता चल जाए तो इट इज वेरी इजी क्या निकालने के लिए, उसका टाइम टेकन तो CD की हाफ, ठीक है। तो मान के चलो कि अगर हमारी CD की डिस्टेंस कुछ भी है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, अगर हमारी CD की डिस्टेंस कुछ भी है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहे हैं पूरे 6 सेकेंड्स, ठीक है। अब अगर यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो ऑब्वियसली वो यहाँ से यहाँ तक अगर वो 1 किलोमीटर 1 सेकेंड में चल रहा है तो वो अगला भी 1 किलोमीटर 1 ही सेकेंड में चलेगा, ठीक है, उससे अगला भी 1 किलोमीटर 1 ही सेकेंड में चलेगा। क्लियर? तो ये वाला
पोर्शन हम यहाँ से सॉल्व करेंगे कि अगर वो इतना पोर्शन 6 सेकंड में चल रहा है, बहुत ध्यान से समझना है कि अगर ये 6 सेकंड में चल रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, अब ऑब्वियसली इसमें क्या लिखा है कि ये इसकी डिस्टेंस इसकी हाफ है, तो ये कितनी है, अब मानो ये यहाँ तक जाना था, ये मानो कोई पॉइंट P हो गया, तो इस P पॉइंट तक भी 6 सेकंड में जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीच में B आ गया, डिस्टेंस कितनी हो गई, हाफ, तो टाइम भी कितना हो जाएगा, हाफ, तो 6/2 इज इक्वल्स टू 3। आए पोर्शन समझ, तो यही चीज हम लिख देंगे कि टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस कितनी, अगर टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस कितनी बैठ रही है, CD को टाइम टेकन कितना है, 6 सेकेंड, कितना है, 6 सेकेंड, तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस DB तो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली उसका हाफ हो जाएगा, अगर मैं DB की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 6/2, क्योंकि वो CD उसके टाइम का स्पीड की हाफ हुई है, डिस्टेंस हाफ हुई है, तो ऑब्वियसली ये भी हाफ होगी, तो कितनी हो जाएगी, ये 3, तो दैट मीन्स 3 सेकेंड इज आवर आंसर। ठीक है, आपको समझ आया होगा, आई होप बहुत अच्छे से आया होगा। ये भी आपको उसमें बस कुछ नहीं करना था, एक क्वेश्चन था, एक इसमें एक प्रॉब्लम आपको जो आने वाली थी वो टाइम गिवन है इस वजह से, कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। नॉर्मली आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपको वैल्यूज नहीं गिवन है, बस यूनिफॉर्म स्पीड का है कि अगर वो 1 किलोमीटर 1 सेकंड में चलेगा तो जरूर अगला किलोमीटर भी वो 1 ही सेकंड में चलेगा, लेकिन हाफ किलोमीटर वो हाफ सेकंड में ही चलेगा। दिस इज द सेम केस इन दिस क्वेश्चन। क्लियर? आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम हो, और इससे इजी तरीका आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का आई होप कि मिल जाए बहुत अच्छे से, बट नहीं मिलेगा क्योंकि क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बच्चे सॉल्व करते करते कि क्वेश्चन अपने ही क्वेश्चन में घुम जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा हुआ कि ऑब्वियसली हमने नॉर्मली निकाली वैल्यू, अब यहाँ पर इसे h की वैल्यू पुट करी, ये वो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल था, बहुत इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 एंड आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन। The angles of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। What are complementary angles? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। कोई भी दो एंगल जिसका सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर एक एंगल को मैं मान लूं कि वो 90 है, मतलब थीटा है, अगर मैंने एक एंगल थीटा मान लिया तो ऑब्वियसली तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, अगर दूसरा एंगल अल्फा के इक्वल है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सबसे पहले तो आपको यही समझना था। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि अगर दो एंगल हैं तो उनका सम 90 डिग्री आना चाहिए। अब कैसे, मानो अगर मैं बोलूं आपसे ये डिस्टेंस, अगर मैं आपसे कह देती हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल 50 मीटर की डिस्टेंस है, और मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ कि अगर ये डिस्टेंस x है तो फिर ये कितनी है, ऑब्वियसली आप उसे 50 माइनस x कर दोगे। अगर मैं कहूँ ये 20 है तो ये कितनी है, ऑब्वियसली 50 माइनस 20 30। ठीक है, तो इस यही सेम केस किसमें होगा, एंगल वाले में होगा। क्या करना है, सेम केस होगा। कैसे, अगर एक एंगल, उसने बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स इन विच फर्स्ट एंगल इज थीटा, मतलब जिसमें दो एंगल का सम 90 के बराबर हो, तो अगर एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हुआ। अब हम बनाते हैं इसकी फिगर। क्या है इसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, बहुत अच्छा सा एक टावर है हमारे पास, ये रहा टावर, ये टावर को मान लिया हमने ए बी, लेते हैं हम ब्लैक पेन से जिससे कि सब कुछ मिक्स ना हो जाए। कोई भी हमने एक टावर माना, इसमें है कि the angle of elevation of the top of the tower 2 points at a distance of 4 meter। 4 मीटर की डिस्टेंस से, कहां से बोल रहा है, बेस से बोल रहा है, और 9 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर दो एंगल बनाने हैं। 9 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर दो एंगल बनाने हैं जो कि क्या होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। मतलब अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। चलो पहले को थीटा बनाया तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। क्लियर है? ठीक है, 90 माइनस थीटा। अब ये हो गया मेरे पास पॉइंट सी और ये पॉइंट हो गया मेरे पास डी। क्लियर? अब बस आपको इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा नहीं है, एटलीस्ट इसने आंसर ही बता दिया।
उसने बोला है कि प्रूफ करो कि हाइट टावर की 6 मीटर है एंड दिस इज 6 मीटर। क्लियर? ठीक है, अब हम चलो ये हमें सिर्फ प्रूफ करना है। अभी हम इसे मान के चलते हैं कि हमें हाइट नहीं पता और इट इज h एंड द हाइट ऑफ द टावर इज h। क्लियर? तो चलो भाई छोटे छोटे ट्राइंगल्स में पहले ए बी सी में चलते हैं, बड़े वाले में। तो फर्स्टली इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी ट्राइंगल कहता है 1090 माइनस थीटा। इसमें अब आपका जो पढ़ा लिखा है वो थोड़ा सा काम आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। 1090 माइनस थीटा सबने पढ़ा हुआ है, इट इज गॉट थीटा। और ए बी कितना है मेरे पास, मुझे पता है h है, और बी सी की लेंथ पूरी कितनी है 9। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब इन ट्राइंगल छोटे वाला बोले तो ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी, tan theta is equals to perpendicular upon base is equals to AB upon base हुआ BD। ठीक है, तो tan थीटा AB कितना हुआ h, जो भी हमने बताया, और BD कितना हुआ 4, और ये हुआ मेरे पास tan थीटा। चाहो तो डायरेक्ट हाइट ही तो निकालनी है, बहुत ईजी है, बट उसके लिए हमें थीटा की वैल्यूज नहीं पता सबसे पहली बात। तो हम पहले थीटा की वैल्यूज बना लें, इसको कोट में चेंज कर लें, ऑब्वियसली कर सकते हैं, अपोजिट कर दो, क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो अगर मैं पूरे को या तो डिवाइड कर दूं, क्लियर है, और नहीं तो बस सीधा सीधा क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दिया, 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन h अपॉन 4। तो ये 4 चला गया मेरे पास ऊपर, 1 अपॉन tan होता है नॉर्मली cot थीटा, तो हो गया मेरे पास 4 अपॉन h। ये होगा, अब मेरे पास इक्वेशन हो गई ये सेकंड ही मानेंगे हम, इस वाले को सेकंड नहीं मानते हैं, इसको भगाओ क्योंकि इसका इतना कुछ काम नहीं था, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है जी, अब cot थीटा h अपॉन 9 है, cot थीटा h अपॉन 4 है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा। अब cot क्या हो गया, दोनों इक्वल हैं, तो चलो ठीक है, अब इक्वल है तो हमने सॉल्व कर लेते हैं। अब cot थीटा की वैल्यू हमने पुट करी है h अपॉन 9 इज इक्वल टू 4 अपॉन h। Now by cross multiplying we get h square is equals to 36, where h is root 36 and h is equals to plus minus 6 meter, where हम इसे क्या नहीं रख सकते, हाइट कांट बी नेगेटिव, तो h हुए मेरे पास 6 मीटर, और यही वो प्रूफ करने को बोल रहा है जो मैंने प्रूफ कर दिया है। उसने यही बोला था कि h को बताओ कि क्या 6 मीटर है। हाँ भाई 6 मीटर आ गई है। ठीक है, तो इट इज लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और इससे जो पहले वाली एक्सरसाइजेस के पार्ट हैं, मैं इसमें आई बटन क्लिक कीजिए, वहां पर ही आपको ऊपर नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कल फिर